ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, और हमको एनर्जी मिलता कैसे बच्चों? हमको एनर्जी मिलता है फूड से। ठीक है, स्टेम्स हो गए चाहे कुछ भी हो गया, जो भी प्लांट के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं बच्चों, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक, तो इन तीनों की मदद से हमारा प्लांट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या जनरेट करता है? ग्लूकोज जनरेट करता है, जो कि सर्व करना खुद बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आउटोट्रॉप कहते हैं। और जो खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं बच्चों, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म खाना लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। ठीक, सॉलिड भी लेते हैं और लिक्विड भी लेते हैं, लेकिन हम क्या बच्चों मेनली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिसफेयर। मैं आपका भाई अखिलेश चौधरी और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेस के एक इवेंट के बारे में, जो कि होता है हमारा न्यूट्रिशन। हम उसी लेक्चर को इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है और न्यूट्रिशन को लेने के लिए हमारे बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उन स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं कि हमने लेक्चर फर्स्ट में क्या क्या डिस्कस किया है। हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है बच्चों। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस एक हमारे बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इसेंशियल फंक्शन होता है, जिससे वो अपने लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। और लाइफ प्रोसेस के फिर कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो हम और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। फिर न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया आउटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। आउटोट्रॉप न्यूट्रिशन वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हेटरोट्रॉप पे हमने डिस्कस किया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे किसी प्लांट पे या दूसरे किसी एनिमल पर डिपेंड होते हैं। फिर हेटरोट्रॉप में हमने सब टाइप डिस्कस किए, जैसे सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। किसके बारे में? कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है बच्चों। एक सेकेंड, मैं पेन चूज कर लूँ। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता कैसे है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा होता है उसका प्रोसेस होता कैसे है। और सेकंड हमारा ये होगा कि हम एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं, जो कि हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस तक खत्म होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के हर एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे हो रहा होगा, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस होता क्या बच्चों। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बच्चों, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे रैबिट, कोई भी किसी भी, चाहे वो लिविंग एनिमल हो या प्लांट हो, तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हमने डिस्कस किया फर्दर पिछले लेक्चर्स में कि प्लांट में कैसे होते हैं, और इस लेक्चर में हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए बॉडी क्या करती है बच्चों? फूड को क्या करती है? यूटिलाइज करती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि हमारे ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करती है। अब ग्रोथ क्या हो गया बच्चों? देखिए, ग्रोथ ये होता है हमारी बॉडी कंटिन्यूसली हमारे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन हो रहे होते हैं, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और रिपेयर में बच्चों देखिए, माइक्रो लेवल पर हमारे बॉडी में कई इंजरीज होते हैं, जो हमारे स्किन होती है बच्चों, उसमें वेयर एंड टीयर होते रहते हैं। तो उसकी रिकवरी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और तो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है।
और हम इस लेक्चर में अब शुरू करते हैं जो इसका मेन पॉइंट है बच्चों, जो मेन है कि हम ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल होता क्या बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल वो होता है बच्चों जिसके थ्रू जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, फूड को लेता है, डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। तो उस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना जरूरी है। और ये स्ट्रक्चर शुरू कहाँ से होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर शुरू होता है हमारे माउथ से और खत्म कहाँ होता है, हमारे एनस तक। ठीक, तो इसमें क्या क्या आते हैं बच्चों, सबसे पहला होता है हमारा माउथ, ओरल कैविटी जिसको हम कहते हैं। दूसरा आता है हमारा बच्चों फेरिंग्स, तीसरा आता है इसोफेगस और चौथा है हमारा स्टमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसके अलावा छठवां जो हमारा होता है बच्चों वो एनस होता है। ठीक, हमने इसमें शायद लिखना भूल गए, एनस होता है छठवां स्ट्रक्चर हमारा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये इसी तरह सीरीज में होते हैं, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसी तरह ये सीरीज में जुड़े होते हैं। फूड क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, उसका डाइजेशन होता है और उससे जो हमारे इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हमारे गट में होता है। ठीक, तो इसी तरह हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माउथ, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं बच्चों। ठीक, देखिए अब हमारा माउथ क्या है, माउथ होता है बच्चों ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पहला स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम फूड को लेते हैं बच्चों। ठीक, तो इसमें क्या की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे टीथ होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, टीथ हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, हमारा टंग हो गया। अब जो ये स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं बच्चों। जैसे हमारा टीथ हो गया तो ये क्या करता है, च्युइंग में हेल्प करता है। जो हम फूड ले रहे होते हैं बच्चों उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मैस्टिकेशन कहते हैं। मैस्टिकेशन क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स या बड़े ऑब्जेक्ट को जब स्मॉल पार्ट में तोड़ा जाता है या छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, मैस्टिकेशन कहते हैं। जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं और माउथ में क्या होता है उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ा जाता है और सैलिवरी ग्लैंड से जो हमारा स्लाइवा सिक्रीट होता है बच्चों, क्या सिक्रीट होता है, स्लाइवा सिक्रीट होता है, ये उस फूड के साथ मिक्स होता है बच्चों। क्या होता है, मिक्स होता है। और हेल्प कौन करता है मिक्सिंग में, हमारा टंग हेल्प करता है। तो देखिए हमारा जो माउथ होता है उसमें मेनली 3 स्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना है। पहला हमारा टीथ हो गया, दूसरा हमारा सैलिवरी ग्लैंड हो गया, तीसरा हमारा टंग हो गया। टीथ क्या करता है बच्चों, ये करता है मैस्टिकेशन, फूड को स्मॉल पार्ट में, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। सपोज करिए हम लोग एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं, उसको खाते हैं, चबाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टुकड़ा होता है बच्चों, देखिए इसके पीछे जो साइंस होती है बच्चों, कोई सपोज करिए इतना बड़ा टुकड़ा है तो इसको जब हम तोड़ते हैं बच्चों छोटे छोटे पार्ट में, जब ये पीस में टूट जाता है या च्युइंग करते हैं हम, तो मैस्टिकेट करते हैं, तो इसका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बच्चों। ठीक, कोई भी जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाता है बच्चों। ठीक, तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड से हमारा स्लाइवा सिक्रीट होता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाए जाते हैं उनको क्या कराता है, ब्रेक डाउन कराता है बच्चों। ठीक, तो जितने ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा। तो टीथ क्या कराता है, मैस्टिकेशन कराता है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सेक्रीट करते हैं, स्लाइवा सेक्रीट करते हैं जिसमें सैलिवरी एमाइलेज पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा हमारा टंग। अब टंग क्या करता है बच्चों, टंग हेल्प करता है जो हमारा फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में और स्वैलो करने में, स्वैलो करने मतलब किसी चीज़ को हमें घूटने में हेल्प करता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमारे माउथ में पाए जाते हैं और इनका ये फंक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों फेरिंग्स के बारे में। देखिए जो हमारा
माउथ होता है बच्चों, इसके जस्ट बिहाइंड, जस्ट पीछे वाला जो रीजन होता है बच्चों, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अब देखिए फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, तीसरा होता है हाइपोफेरिंग्स। देखिए इसमें कलर कोडिंग के साथ दिखाया गया है कि जो हमारा फेरिंग्स वाला एरिया है बच्चों, उसमें कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए फेरिंग्स कहाँ पाया जाता है, जस्ट हमारे माउथ के पोस्टीरियर रीजन में। जो हमारा सपोज करिए ये हमारा माउथ है, इस माउथ के जस्ट पोस्टीरियर रीजन में क्या पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है। फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट, जहां से हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, नेजल कैविटी होती है बच्चों, वो हमारे फेरिंग्स से जुड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, जहां ओरल कैविटी हमारे फेरिंग्स के साथ जुड़ती है, उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और हाइपोफेरिंग्स क्या होता है, हाइपोफेरिंग्स होता है, देखिए हाइपोफेरिंग्स वो रीजन होता है जहां से इसोफेगस और ट्रैकिया, ठीक, हाइपोफेरिंग्स से एक आगे की तरफ क्या होता है, ट्रैकिया होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, इसोफेगस होता है। तो इस वाले रीजन को हाइपोफेरिंग्स कहा जाता है, और जो बीच में पाया जाता है उसको नेजोफेरिंग्स, और जो सबसे ऊपर पाया जाता है, सॉरी बच्चों, जो बीच में पाया जाता है ओरोफेरिंग्स, और जो सबसे ऊपर पाया जाता है उसको हम हाइपोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, जो हमारा इसोफेगस होता है और जो हमारा ओरल कैविटी होता है, मतलब माउथ को किसके साथ जोड़ता है, इसोफेगस के साथ जोड़ता है। फेरिंग्स हो गया, इसके आगे हमारा क्या पाया जाएगा बच्चों, इसके आगे हमारा ओरल कैविटी पाया जाएगा, और इसके फिर आगे, इसके पीछे पाया जाएगा हमारा इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा फेरिंग्स होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इस डायग्राम को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने मेंशन किया है इसोफेगस, इसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, और ट्रैकिया क्या है बच्चों, ट्रैकिया विंड पाइप होता है, जो हमारे नॉस्ट्रिल को हमारे लंग्स से क्या करता है, अटैच कराता है। देखिए जो ट्रैकिया होता है बच्चों, वो हमारे एंटीरियर सरफेस पे पाया जाता है, मतलब एंटीरियर सरफेस क्या होता है बच्चों, आगे की तरफ, और इसोफेगस कहाँ पाया जाता है बच्चों, पोस्टीरियर, मतलब आगे। सपोज करिए ये हो गया ट्रैकिया, और इसके पीछे पाया जाता है इसोफेगस, और इसके ऊपर से कनेक्ट होता है बच्चों हमारा फेरिंग्स वाला रीजन। ठीक, तो इस तरह से हमारा कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे फेरिंग्स का बच्चों। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हम देखेंगे इसोफेगस बच्चों। ठीक, इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है बच्चों, ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि हमारे फेरिंग्स मतलब माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है बच्चों। ठीक, इस डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा ओरल कैविटी है, और इसके बाद हमारा फेरिंग्स पाया जाता है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसका लेंथ लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, और ये मस्कुलर होता है बच्चों। कैसा होता है, मस्कुलर होता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ट्रैकिया जो बना हुआ है वो एंटीरियर है, ट्रैकिया एंटीरियर सरफेस पे पाया जाता है, मतलब आगे की तरफ पाया जाता है, और ट्रैकिया के जस्ट पीछे हमारा क्या पाया जाता है, इसोफेगस पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, इसोफेगस। और इसोफेगस का काम क्या होता है बच्चों, हमारे माउथ से जो हम फूड को मैस्टिकेट कर रहे हैं उसको हमारे स्टमक तक पहुंचाना, और स्टमक तक पहुंचाता ये कैसे है बच्चों, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के तरफ, मूवमेंट से पहुंचाता। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है बच्चों, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है एक वेब लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब कैसा होता है, सपोज करिए ये मेरा फूड पाइप है, ठीक, तो यहाँ एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो मैं नैरो पार्ट दिखा रहा हूं वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा हूं। ठीक, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ऐसे होगा। तो इसी तरह एक वेब लाइक कॉन्ट्रैक्शन बनता, मतलब कोई एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है, तो ये पेरिस्टालसिस वेव लाइक मूवमेंट कराता है। और ये वेव क्या करता है बच्चों, जो फूड है या जो मैस्टिकेटेड चाइम पाया जा रहा है उसको पुश करता है हमारे स्टमक में। ठीक, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हेल्प करता है जो फूड हम ले रहे हैं उसके मूवमेंट में। ठीक, और इसोफेगस कैसा होता है, इसोफेगस बच्चों एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि हमारे ओरल कैविटी को हमारे स्टमक से कनेक्ट करा रहा होता है।
ठीक। और इसके बाद फिर हमारा आ जाता है स्टमक बच्चों। क्या आ जाता है बच्चों? स्टमक आ जाता है। देखिए स्टमक एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फूड को टेम्परेरली स्टोर करता है। कितने देर के लिए स्टोर करता है बच्चों? लगभग 4 से 5 घंटे के लिए ये स्टोर करता है। ठीक, टेम्परेरली स्टोर करता है, परमानेंटली नहीं, मतलब कुछ देर के लिए, लगभग 4 से 5 घंटे के लिए जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में स्टोर होता है बच्चों। और ये होता कैसा है? ये होता है जे शेप का बच्चों। ठीक, कैसा होता है? जे शेप का होता है। ठीक, देखिए अब इसमें डायग्राम में कुछ इसके पार्ट दिखाए गए हैं बच्चों। देखिए जो हमारा स्टमक होता है वो कई पार्ट में डिवाइड होता है। जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है उसको हम फंडस कहते हैं। उसके बाद जो बीच में पाया जाता है बॉडी, और तीसरा पाइलोरस। पाइलोरस किस तरफ पाया जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनल वाला पार्ट होता है वहाँ पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस बोलते हैं। और जो हमारा बीच का पार्ट होता है उसको बॉडी, और ये फंडस, और जो अपर पाया जाता है बच्चों यहाँ पाया जाता है, ये जो ऊपर वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक रीजन बोलते हैं। ठीक, तो टोटल कितने पार्ट होंगे? टोटल 4 पार्ट हो गए हमारे स्टमक के। एक होगा कार्डियक, दूसरा हो गया फंडस, तीसरी हो गई बॉडी, चौथी हो गई पाइलोरस। ठीक, और ये जो स्मॉल कर्वेचर दिख रहा है इसको हम लेसर कर्वेचर कहते हैं, और जो इस तरफ ये बड़ा सा कर्व दिख रहा है इसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। ठीक, आप लोग ये आगे फर्दर अपने हायर क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारे स्टमक होते हैं उसकी टोटल कितनी लेयर होती हैं, कितने लेयर से मिल के बना होता है। देखिए जो स्टमक होता है बच्चों वो कई लेयर से बन के और जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है बच्चों उस पर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मतलब एक फोल्डिंग पाई जाती है, उसको हम र्यूगे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? र्यूगे कहते हैं। ठीक, र्यूगे कहते हैं। ये क्या कराता है बच्चों? ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, ये जो हमारे स्टमक में फूड आ रहा है उसको हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन में। तो इस तरह से हमारा स्टमक भी क्या करता है? फूड को टेम्परेरली स्टोर करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, और देखिए हमारे जो स्टमक होता है बच्चों उसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? HCl सिक्रीट करता है, जो किस में हेल्प करता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है और एक हमारे स्टमक में एक एसिडिक मीडियम बनाता है बच्चों। ठीक, एसिडिक मीडियम बनाता है किसके लिए? देखिए जो हमारा पेप्सिन होता है बच्चों वो क्या कर, पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये क्या कराता है? प्रोटीन का डाइजेशन कराता है बच्चों। किसका डाइजेशन कराता है? प्रोटीन का डाइजेशन करा रहा होता है। ठीक, तीसरा पाया जाता है बच्चों म्यूकस। देखिए जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की जो ये लाइनिंग पाई जाती है बच्चों, जो अंदर की लाइनिंग पाई जाती है इस पे ये म्यूकस पाया जाता है बच्चों। ठीक, अब ये म्यूकस करता क्या बच्चों? अब देखिए जो हमारा स्टमक है उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बच्चों क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक, तो जो कोई भी एसिडिक चीज़ है वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होती है। तो जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, जो हमारे स्टमक में ग्लैंड पाई जाती हैं वो सिक्रीट क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती हैं। अब ये म्यूकस हमारे जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग होती है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच्चों। ठीक, तो म्यूकस का काम ये होता है। अदरवाइज अगर म्यूकस नहीं रहेगा बच्चों तो जो हमारा स्टमक का लाइनिंग है वो एसिड से क्या हो जाएगा? कोरोड हो जाएगा, और जब कोरोड हो जाएगा तो उससे क्या होगा बच्चों? हमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक, आप इसको फर्दर जो क्लास 10th में या फर्दर जो आगे आप स्टडी करेंगे तो उसमें आप पेप्टिक अल्सर को पढ़ेंगे, या फिर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। जनरली ये काफ़ी कॉमन बीमारी है जो कि हमारे किसी का लाइफ स्टाइल अगर नहीं सही है, खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पी रहा है या ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहा है तो उनमें पेप्टिक अल्सर देखा जाता है बच्चों। तो आपको ये स्टमक के बारे में उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। अब हम आगे स्लाइड पर देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, देखिए हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आया माउथ, माउथ के बाद बच्चों फेरिंग्स, फेरिंग्स के टोटल 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है? ओरल कैविटी को किससे कनेक्ट करता है?
हमारे स्टमक से, फिर स्टमक आ जाता है और स्टमक के बाद बच्चों हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बच्चों, ये मेन साइट होता है किसके लिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों, ठीक, क्योंकि जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है हमारे फूड का वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इससे ही जो मैक्सिमम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है बच्चों। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इसी से मैक्सिमम हो रहा होता है, ठीक। तो देखिए हमारा जो इंटेस्टाइन होता है बच्चों, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट होता है डिओडिनम, दूसरा होता है जेजिनम, तीसरा होता है इलियम बच्चों, ठीक। जो स्टमक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा डिओडिनम, जेजिनम एंड इलियम। देखिए ड्यूडिनम जो होता है बच्चों, वो स्टमक के जस्ट बाद में पाया जाता है। जो ये सी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों इस डायग्राम में, इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। और ये आप ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम जेजिनम, और इलियम हमारा लास्ट पार्ट होता है बच्चों, ठीक। तो जो हमारा अगर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है बच्चों या एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा होता है, तो वो कहाँ होता है बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों। अब देखिए सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजाइम्स भी पाए जाएंगे बच्चों, ठीक। क्या पाए जाएंगे, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हम फूड ले रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो टोटल 3 जगह से क्या लेता है, एंजाइम उसमें सिक्रीट होते हैं बच्चों। एक हमारा लीवर हो गया, दूसरा हमारा पैनक्रियाज हो गया, तीसरा खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हो गए बच्चों, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होती है बच्चों, सपोज करिए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एक वॉल हो गई, ठीक। ये हमारा ल्यूमन हो गया, ठीक। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया है, ठीक, क्योंकि ये तो स्मॉल होता नहीं बच्चों, लगभग ये 6 मीटर का होता है। कितना होता है बच्चों, लगभग 6 मीटर का होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों, उसका लेंथ लगभग 6 मीटर का होता है। अब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। अब बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन हम क्यों कहते हैं, आपको पता है क्या? चलिए ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के कमेंट में आंसर दीजिएगा कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है बच्चों, ठीक। तो देखिए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने एक पार्ट ड्रॉ किया है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है बच्चों, जो ये वॉल है जिसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, इस वॉल के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक। क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन ग्लैंड्स से क्या सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और दूसरा हमारा कहाँ से सिक्रीट हो रहा है बच्चों, दूसरा हमारा लीवर से सिक्रीट हो रहा है। लीवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल सिक्रीट होता है, ठीक। ये भी हमारे इसी ल्यूमन में आ रहा है, ल्यूमन मतलब जो ये छेद है। और तीसरा हमारा पैनक्रियाज हो गया बच्चों। पैनक्रियाज से भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, वो हमारे इसी इंटेस्टाइन के ल्यूमन में आ रहे होते हैं बच्चों, ठीक। तो इतने ज़्यादा एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में आ रहे हो, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है बच्चों, ठीक। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर, कहाँ से बच्चों, लीवर, पैनक्रियाज। तीसरा बच्चों ये भूल गया, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून, ठीक। आप इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक। अब देखिए जो लीवर से आ रहा होता है एंजाइम बच्चों, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो पैनक्रियाज से आ रहा होता है बच्चों, वो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, न्यूक्लियस जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराता है बच्चों, ठीक। अब देखिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है बच्चों, उसके सरफेस पे विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई का है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्स इनटू द ब्लड। ये क्या करते हैं बच्चों, ये सपोज करिए, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक। देखिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या हो गई, वॉल हो गई। सपोज करिए हमारी वॉल है, ठीक। ये इसका ल्यूमन हो गया, ये इसका ल्यूमन हो गया। तो जो ये वॉल होती है बच्चों, इस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ठीक। क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दोनों साइड से पाए जाते हैं, ठीक।
ये करते क्या हैं, ये करते हैं बच्चों इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और फिर इस पे भी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो ये उभरा हुआ पार्ट है इस पे भी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, ये बात कहाँ हो रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो इसका ल्यूमन है बच्चों, उसके अंदर बात हो रही है। सपोज करिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक, और जो ये इसका अंदर का पार्ट है, ये जो मैंने ड्रा किया है ये इसका अंदर का पार्ट है। तो यहाँ ये स्मॉल ऐसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं बच्चों, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो इसके वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम 6वां जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही कनेक्टेड होता है बच्चों। ठीक, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलन और चौथा होता है सिग्मोइड कोलन बच्चों। ठीक, ये आप आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी आप बस नाम याद रखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल कितने पार्ट होते हैं बच्चों। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। असेंडिंग मतलब ये ऊपर की तरफ है, ट्रांसवर्स मतलब ये फ्लैट है, डिसेंडिंग मतलब ये है, और इसको सिग्मोइड कोलन क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये एस शेप का होता है। ठीक, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलन बोला जाता है। और फिर ये सिग्मोइड कोलन हमारा रेक्टम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, रेक्टम फिर एनस। रेक्टम के बाद क्या पाया जाता है बच्चों, एनस पाया जाता है। एनस हमें डेफिकेशन में हेल्प करता है बच्चों। ठीक, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो नहीं पचे होते हैं उसको हम डेफिकेट करते हैं किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। अब देखिए जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है बच्चों, इसमें मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता नहीं बच्चों। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो डाइजेस्टेड नहीं होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन से सिर्फ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है। और कुछ सेलेक्टिव मेडिसिन होती हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है या डाइजेशन होता है बच्चों। ठीक, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसका, वाटर का, और कुछ सर्टेन मेडिसिन जो हम लेते हैं उसका हो रहा होता है। और टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ठीक, और इसके बाद हमारा आता है 7वां पार्ट बच्चों, रेक्टम। रेक्टम को मैंने ऐसे ही यहाँ समराइज कर दिया है। ठीक, रेक्टम क्या करता है, जो हमारा फीकस होता है उसको टेम्परेली स्टोर करता है और फिर ये उसको पास आउट कर देता है। ठीक, ये होता है हमारे रेक्टम का फंक्शन। ठीक, तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों उसका स्ट्रक्चर कहता होता है। तो एक बार मैं क्विक समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला होता है बच्चों हमारी माउथ जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स के बाद हमारा इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के बाद एनस बच्चों। ठीक, तो हमने अब तक देखा कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर होता क्या बच्चों। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन होता कैसे, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है वो होता कैसे बच्चों। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सम सिंपलर सब्सटेंस सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब यूटिलाइज न्यूट्रिशन। अब देखिए बच्चों होता क्या है, जो हमारा डाइजेशन होता है बच्चों वो एक स्टेप वाइज में होता है बच्चों। ठीक, डाइजेशन मतलब कई स्टेप में होता है। ठीक, सिर्फ ये एक स्टेप में नहीं हो रहा होता है। सपोज करिए ये कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक, ये कोई एक फूड का टुकड़ा है बच्चों। ठीक, अब इसको सबसे पहले छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाएगा, ऐसे छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाएगा, फिर ये फर्दर इसको डिजॉल्व किया जाएगा और छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाएगा, फिर फर्दर और छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाएगा। तो जब तक इसको एक सिंपलर फॉर्म में, मतलब इतना सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाए कि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब ना कर ले। ठीक, इसी प्रोसेस को एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसके सिंपलर फॉर्म में, किसमें बच्चों,
किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ठीक, इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक, देखिए सब हमारी डाइट में मेनली क्या क्या होता है बच्चों, हमारी डाइट में मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है। ठीक, तो ये हमारे मेनली हमारे डाइट में आ जाते हैं। लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे बच्चों, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पे फोकस करने वाले हैं बच्चों। ठीक, तो इनका डाइजेशन होता कैसे बच्चों। ठीक, तो देखिए जो हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारा फैट कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे मिलके बना होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर से मिलके बना होता है बच्चों। किससे मिलके बना होता है, शुगर के कुछ कई शुगर को हम अगर सपोज करिए ये शुगर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, कोई एक शुगर का ये मॉलिक्यूल है, तो इसको हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक, तो इन्हीं पार्ट को फिर हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में तोड़ा जाता है। ठीक, उनको एक एक मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं बच्चों। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसेस ऑफ डाइजेशन समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए जो हमारा डाइजेशन होता है बच्चों वो कई स्टेप में होता है। ठीक, जैसे पहले पहला सबसे डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम फूड को इनटेक करें। क्या होता है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। अब ये क्या होता है बच्चों कि हम ये फूड इज टेकन इनटू द माउथ। कोई भी ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर हमको न्यूट्रिशन चाहिए तो हम फूड लेंगे। ठीक, तो जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टेप ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस में वो होता है इंजेशन, फूड को लेना बच्चों। फूड इज टेकन इनटू द माउथ, teeth help in mechanical digestion, chewing, saliva contain amylase which start breakdown starch into the maltose। ठीक, अब देखिए जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, इंजेशन हो गया। इंजेशन में तो सबसे पहले हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होगा, जिससे टीथ क्या करेगा, उस फूड के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा, फिर उसमें स्लेवरी अमाइलेज सीक्रेट होगा। स्लेवरी अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। देखिए जितना भी हम खाना खाते हैं बच्चों, सपोज करिए अगर हम 100 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमारे माउथ में 30 मॉलिक्यूल का डाइजेशन हो जाता है बच्चों। ठीक, लगभग कितना हो जाता है बच्चों, 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में होता है। ठीक, और करवाता कौन है, स्लेवरी अमाइलेज करवाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया बच्चों, इंजेशन। ठीक, सेकेंड स्टेप हो गया प्रपल्जन, स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस। सेकंड हो गया जो हमने फूड लिया उसको हमारे मुंह में मेस्टिकेशन किया, उसको कूचा, हम सलाइवा के साथ मिक्स किया। फिर दूसरा स्टेप हो जाएगा बच्चों उसको स्वेलो करना। ठीक, स्वेलो, ठीक, माउथ ओरल कैविटी से इसोफेगस में ले जाना। ठीक, तो इसोफेगस में कैसे जाएगा बच्चों, जब हम उसको स्वेलो करेंगे। ठीक, तो सेकंड स्टेप हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में होता है स्वेलोइंग। अब ये कैसे होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू होता है। पेरिस्टाल्सिस मैंने आपको पहले बता दिया है कि पेरिस्टाल्सिस होता क्या है और ये मैकेनिज्म जरूरी क्यों होता है हमारे बॉडी के लिए। पेरिस्टाल्सिस मूव फूड फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ही जो हमारा फूड होता है बच्चों वो हमारे इसोफेगस से स्टमक में आता है। तीसरा हो गया बच्चों डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। तीसरा हो गया डाइजेशन। अब देखिए पहले इनटेक किया पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, उसको स्वेलो किया पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, वो हमारे स्टमक में आया। अब स्टमक में क्या होगा बच्चों, इसका ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, डाइजेशन होगा। इन द स्टमक HCl क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट। देखिए स्टमक में क्या होता है बच्चों, फूड के लिए देखिए हम फूड लेते हैं तो उसमें कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। तो हमारे स्टमक में जो pH होता है बच्चों वो HCl के वजह से क्या होता है, एसिडिक होता है। वो कितना होता है, लगभग 1.7 से लेके 2.7
या 2.5 तक होता है बच्चों। ठीक, तो इस pH में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक, जो हमने फूड लिया वो हमारे स्टमक में आया, वहाँ एसिडिक मीडियम होने के कारण जो बैक्टीरिया उसमें पाए जा रहे थे या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, पेप्सिन, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बच्चों वो पेप्सिन सिक्रीट करती है जो कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इतना हो गया हमारे स्टमक में। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है बच्चों, स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और माउथ में भी होता है। माउथ में सिर्फ कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। और तीसरा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, बाइल होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है। 3 तरह के एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं बच्चों। ठीक, तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन हो गया। तो टोटल कितने स्टेप हो गए बच्चों, हमारा सबसे पहला स्टेप इंजेक्शन, दूसरा प्रपल्जन या स्वेलिंग, तीसरा डाइजेशन। अब चौथे स्टेप को हम देखते हैं, चौथा है एब्जॉर्प्शन। अब देखिए जो हमने फूड लिया बच्चों, ठीक, वो स्मॉल सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया गया। अब जो ये सिंपलर मॉलिक्यूल बने, मतलब सपोज करिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक, किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। और जो हमारा प्रोटीन था बच्चों वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखिए इनका हमारे गट से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, किस में बच्चों, ब्लड में हो जाता है। किस में हो जाता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड में इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन में हेल्प क्या करते हैं, याद करिए हमारा अभी हमने डिस्कस किया माइक्रोविलाई और विलाई। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो ये सिंपलर मॉलिक्यूल हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में बनते हैं, फिर इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये हमारा चौथा स्टेप होता है हमारे किसका, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का। न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब्ड by villi and transported into the blood stream. लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर एंड मिनरल। अब देखिए जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, कुछ वाटर, मिनरल और कुछ मेडिसिन होती हैं बच्चों जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनका लार्ज इंटेस्टाइन में जिनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। ठीक, और 5वां स्टेप हमारा डाइजेशन होता है। ठीक, अब देखिए जितना भी हम फूड ले रहे हैं बच्चों, देखिए उसका डाइजेशन ऐसा नहीं है कि 100% जो हम फूड ले रहे हैं वो डाइजेस्ट ही हो जाएगा। ठीक, कुछ फूड बच जाता है बच्चों। ठीक, अनडाइजेस्टेड होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचते हैं हमारे गट में उसको क्या होता है, वो फीकस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक, तो क्या हो जाता है, फीकस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम क्या करते हैं, वेस्ट कहलाता है और उसको हमारे बॉडी से इलिमिनेट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, रेक्टम और इनस के थ्रू। ठीक, तो इस तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं और ये हमारा 5वां स्टेप होता है डाइजेशन। ठीक, अब देखिए हमने डिस्कस कर लिया बच्चों कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता कैसे है। हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस स्टेप वाइज होता है बच्चों। ठीक, सबसे पहला स्टेप हो गया इंजेशन, दूसरा हो गया स्वेलिंग, तीसरा हो गया डाइजेशन, चौथा हो गया एब्जॉर्प्शन, 5वां हो गया एक्सक्रीशन। तो इन सभी स्टेप्स को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम लेक्चर को समराइज करेंगे आगे की 2-3 स्लाइड में और फिर हम इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे बच्चों, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए ज़्यादा लंबा लेक्चर। ठीक, तो सबसे पहला एंजाइम जो होता है हमारे डाइजेशन में वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज कहाँ से सिक्रीट होता है, स्लेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, स्लेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये करता क्या है, ये माल्टोज को, शुगर को, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम बच्चों पेप्सिन, कहाँ से सिक्रीट होता है, स्टमक से सिक्रीट होता है। और ये करता क्या है बच्चों, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराता है, किसमें, पेप्टाइड्स में। तीसरा हो गया बच्चों ट्रिप्सिन, कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से। ये क्या कराता है, अमाइनो, जो हमारे पेप्टाइड्स होते हैं उनको अमाइनो एसिड में, ये
प्रोटीन का सबसे सिंपलर फॉर्म होता है। कौन सा बच्चों? सबसे सिंपलर फॉर्म होता है हमारे प्रोटीन का। चौथा हो गया बच्चों लाइपेज, ये भी हमारे पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है और ये फैटी एसिड जो होते हैं या जो फैट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल को डाइजेशन में। अब देखिए इसके अलावा भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे गट में सिक्रीट होते हैं। उन सब हार्मोन्स को आप आगे क्लास 11 क्लास 12 के लेक्चर्स में, क्लास 12 के सिलेबस में देखेंगे। ये आप अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा इतने हार्मोन्स के नाम। एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और इसमें हम पूरे क्या करेंगे बच्चों, पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे। ठीक, देखिए माउथ जो होता है बच्चों वो क्या करता है हमारा मैकेनिकल और केमिकल, ठीक, दोनों डाइजेशन। मैकेनिकल दांत से कुतर के, दांत से चबा के, केमिकल सलेबरी एमाइले। स्टमक क्या करता है बच्चों? केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। केमिकल मतलब पेप्सिन हार्मोन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों केमिकल डाइजेशन भी कराता है, एब्जॉर्प्शन भी कराता है। लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों एब्जॉर्प्शन कराता है पर डाइजेशन नहीं कराता। एनस क्या करता है बच्चों? इजेशन में हेल्प करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रहा होता है बच्चों। ठीक, तो हम आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हैं और उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। जिस किसी भी बच्चे को लेक्चर में किसी भी स्लाइड पे डाउट है या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकता है। मैंने कोशिश किया है कि पॉइंट्स को सिंपल फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोकल लैंग्वेज में समझाई जाए जिससे बच्चों को समझने में परेशानी ना हो। तो थैंक यू बच्चों आपको लेक्चर में बने रहने के लिए, और हम इसी तरह और लेक्चर लाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें। टेक केयर, बाय।